नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लॉकडाउन 4 में भी कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। अब हर रोज कोरोना संक्रमण में नया उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखा गया। कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटे में 6,654 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,101 हो गई है। देश में 3,720 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। इस बीच मजदूरों का दर्द कायम है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार की नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार द्वारा अब कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जरूर चलाई जा रही है, लेकिन सड़कों पर मजदूर बेसहारा अभी भी नजर आ रहे हैं। उधर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। फिलहाल वैक्सीन आने तक हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। ऐसे में कोरोना के हर रोज बढ़ते केसों पर लगाम लगाना और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखा गया। कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटे में 6,654 नए मामले सामने आए, तो वहीं 137 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई। राहत की खबर ये है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की भी तादाद अच्छी है। देश में कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 51,783 हो गई है। सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में तमाम पाबंदियों के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का भी हाल बेहाल है। उधर मजदूरों का दर्द भी बदस्तूर कायम है। मजदूरों को लेकर सरकार की नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूर मुंबई, दिल्ली, सूरत और बेंगलुरु से अपनी साइकिलों पर या फिर पैदल ही अपने गृह राज्यों की ओर निकल पड़े। बाद में सरकार ने कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई, कुछ बसें भी चलाई, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने पर हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर बेसहारा नजर आए। कुछ की तो सड़क हादसों में मौत भी हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा किया है। 70 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से की गई। वीडियो में सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने के सवाल पर एक शख्स कह रहा है कि 500-1,000 रुपए मिलने की बात तो सुनी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। आज हम खाने पीने तक के लिए मोहताज हो गए हैं। 1 रुपए तक की हमें मदद नहीं मिली। सवाल सिर्फ सीधा सा है कि राहुल गांधी का जो आज ऑडियो वीडियो आया है मजदूरों के साथ, वो मजदूरों के दर्द को बयान करता है। वो मजदूरों की तकलीफ को, जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, वो बयान करता है। और वो सारी समस्याएं दूर हो सकती थी अगर केंद्र सरकार उनको लॉकडाउन में जाने के पहले समय दे देती, 1 हफ्ते का, ट्रेनों से ले आती, बसों से ले आती। वहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह सफल रही। ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सोल्यूशन का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। कोरोना का कहर हमारे ऊपर है ही। आप देख रहे हैं तूफान की तबाही। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सोल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। आप जो है वो अगर इस समस्या के समाधान के हिस्सेदार, भागीदार नहीं बन सकते, तो ये पॉलिटिकल पाखंड और पॉलिटिकल घमासान के हिस्सेदार, भागीदार तो इस समय मत बनिए, बाद में बनते रहिएगा। फिलहाल सरकार ने 1 जून से 100 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। साथ ही 25 मई से भी हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सरकार की कोई ठोस नीति अभी भी सामने नहीं आई है। लॉकडाउन 4 के पहले भी जब भी लॉकडाउन को अगली अवधि के लिए विस्तारित किया गया, गाइडलाइंस को लेकर के अलग अलग राज्यों के जो विचार थे और उसके आधार पर जो रोड मैप बना, उनमें तमाम
जो इस तरह के विचार आए उनका समावेश किया गया और उन सबों को विश्वास में लेकर के अगर लॉकडाउन के तमाम गाइडलाइंस तय हुए हैं तो फिर इसमें किसी भी तरह के भेदभाव या पारदर्शिता के अभाव का या पीएमओ के दखलंदाजी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक लग रहा है कि लोकतंत्र को समाप्त इन्होंने कर दिया है और राजतंत्र की तरह जनता को प्रजा मान लिया है उन लोगों ने और प्रजा समझकर विभिन्न तरह का आदेश देने का काम करने का काम किया है। कभी घंटी बजवाया, कभी ताली बजवाया, कभी दिया जलवाया, तो ये केवल लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। इसी बीच सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों की बैठक भी हुई, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। साथ ही कुछ प्रदेशों में श्रम कानूनों में किए गए हालिया बदलावों को भी लेकर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने कहा, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी। नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी इसके प्रमुख कारण थे। आर्थिक गिरावट 2017-18 से शुरू हुई, फिर भी सरकार गलत नीतियों के साथ आगे बढ़ती रही। हालांकि इस बैठक में विपक्षी एकजुटता की कमी दिखी। सपा, बीएसपी और आप इस बैठक का हिस्सा नहीं रहे। 22 विपक्षी दल की पार्टियां और 4.5 घंटे की मीटिंग चली। मूल बातें इसके अंदर ये है कि हमारा लक्ष्य आज के दिन ये होना चाहिए कि इस महामारी से कैसे हम निपटें और साथ ही साथ आज ये लॉकडाउन के चलते हुए जो दिक्कतें हुई हमारे देश की जनता के साथ और ख़ास तौर से हमारे मजदूर भाई बहनों के साथ जो आज भी सड़कों पे है पिछले 2 महीने से, इन लोगों की राहत के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों सवाल मुख्य था। कांग्रेस विपक्षी दलों की बैठक बुलाकर एक नकारात्मक राजनीति कर रही है। जब पूरा देश एक होकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, तब विपक्षी दल लगातार अपनी नकारा राजनीति का परिचय दे रहे हैं। वो पाखंड कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में मेडिकल साइंटिस्ट की करीब 100 टीमें कोरोना की वैक्सीन की तलाश करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इस वैक्सीन को आने में अभी भी समय लगेगा। तब तक हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। ऐसे में जरूरी है कि मास्क पहनते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत की जाए, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था को उबरने में सालों लग जाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्वीकार किया है कि अगले 6 महीने तक देश की जीडीपी दर निगेटिव में रह सकती है। ऐसे में कोरोना के हर रोज बढ़ते केसों पर लगाम लगाना और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज स्पेशल एडिशन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कोरोना से हम संकट से बाहर निकलें और कैसे सरकार अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सके और पटरी पर ला सके और इसके साथ साथ कोरोना के संकट से भी हम लोगों को बाहर निकाल सके, उस पर नियंत्रण ला सके। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं, सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपका परिचय करा दूं, रमेश चंद्र रत्न साहब हमारे से जुड़े हैं, नेता है बीजेपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुज अत्रे साहब जुड़े हैं, नेता कांग्रेस है। सर आप बहुत स्वागत है सर आपका। अनीश मिश्रा साहब भी जुड़े हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के। और डॉक्टर राहुल भार्गव जो कि कैंसर विशेषज्ञ है फोर्टिस अस्पताल के। सर बहुत स्वागत है आपका। सभी चर्चा में शामिल हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, दूसरी ओर मजदूरों पर सियासत, तो ऐसे में किस तरह से देखा जाएगा? जब सबसे पहला सवाल मेरा अनुज अत्रे साहब आपसे है कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी दलों के साथ में बैठक करी थी, उसमें कहीं ना कहीं एक सियासी बू है वो सामने आ रही, क्योंकि कांग्रेस के साथ विपक्षी दल तो थे लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की गैर मौजूदगी, आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं देना, किस तरह से देखेंगे आप इस पूरे मामले को कि जब कांग्रेस में ही विपक्ष सामने आ गया है, क्योंकि 3 पार्टियां कांग्रेस से एक अलग राह पे आ गई हैं? देखिए शुभम जी, आपने कई सारे प्रश्न पूछे हैं, एक एक करके आपको उसका उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या देश में विपक्षी दलों का एक साथ बैठक करना या किसी भी संकट के समय क्या विपक्षी दलों को आपस में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बैठक नहीं करनी चाहिए? ये तो इस समय बल्कि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार विपक्षी दलों को जो है उनको लगातार उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेकर के और उनके साथ जो है चर्चा और राय मशवरा
कह दी, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। और सरकार की तरफ से देख रहे हैं हम किस प्रकार से हमारे देश में, विश्व भर में सबसे ज्यादा अगर हम कहीं कोई समस्या आ रही है मजदूरों को, गरीब आदमियों को, सबसे ज्यादा हमारे देश में समस्या आ रही है। तो आज जिम्मेदारी निभाते हुए सोनिया गांधी जी ने तमाम विपक्षी दलों को एकत्रित किया है और भाजपा की सरकार और उनके बड़े मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं सरकार की तरफ से नकारात्मक राजनीति है। तो हमें तो समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में क्या चाहती है कि आज विपक्षी दलों का बैठक करना आपस में जो है नकारात्मक राजनीति होती है। ये किस प्रकार की सोच है, ये कैसी अहंकार भरी सोच है? क्या देश में तानाशाह लागू हो गया है या देश में आप पूरा विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? विपक्ष लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी आवाज विपक्ष होती है, जो जनता की समस्याओं को सरकार से पहुंचाने का काम करती है, और आज उसी का ही गला दबाने का काम कर रहे हैं। सरकार को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। विपक्षी दलों ने जो राय दी है, जो उस बैठक का नतीजे निकले हैं, जो भी सलाह मशवरा आपस में होकर के निकला है, सब वरिष्ठ लोग बैठे थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के तमाम लोग आज उस बैठक में शामिल हुए थे, तमाम मुख्यमंत्री लोग थे उसमें, बड़े बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल थे। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है और सरकार कहती है ये नकारात्मक राजनीति है। आप बताएं आज की बैठक में कौन सा नकारात्मक काम हुआ है जो ये प्रकाश जावड़ेकर जी बोलते हैं? हम पूछना चाहते हैं, आज आपके दर्शक भी इस बात को सुन रहे होंगे कि किस प्रकार की भाषा ये लोग प्रयोग कर रहे हैं लगातार, बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, आपने कहा कि सपा और बसपा उसमें शामिल नहीं हुई, आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं किया गया। देखिए, सपा बसपा अगर इस देश में और भी तमाम बड़ी जो है अलग अलग प्रदेशों में जो है क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ज्यादातर सब पार्टियां उसमें शामिल हुए थे और कुछ लोग, कुछ दल नहीं भी शामिल हो पाए वो या नहीं होना चाहते थे, वो उनका अपना स्वतंत्र निर्णय है। लेकिन अगर कोई एक दल या दो दल नहीं आए तो उसकी वजह से मतलब ये नहीं है कि देखिए आज कितने जो है दर्जन से ऊपर जो है उसमें राजनीतिक दलों ने उसमें शामिल हुए हैं और सभी वरिष्ठ राजनीतिक दल उसमें और उनके वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो शामिल हुए उन्हें पहले उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों ने अपना क्या अनुभव साझा किया है और सरकार से किस प्रकार से अपनी जो है बात रखने की है, बजाय इसके कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि सरकार लगातार नेगेटिविटी फैला रही है, नकारात्मक की ओर जा रही है कि कोई भी अगर उनको सलाह देता है या कोई इस समय देश की सेवा के लिए अगर आगे आता है तो सरकार घबरा जाती है कि ये लोग क्यों आगे आ रहे हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है रमेश चंद्र साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का आप पर आरोप है कि सरकार गलत नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ इस कांग्रेस को जी, भगवान क्यों नहीं सर्वबुद्धि दे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जी, और इस वैश्विक महामारी में कोई भी कहीं भी विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, अपोजिट पार्टियां पूरे विश्व में हैं, लेकिन कोई अपोजिट पार्टियां प्रतिद्वंद्विता या विरोध इस समय कोरोना से तो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पहला जो राजनीतिक जो चंद मुट्ठी भर लोग जिनको जो जनता ने आसमान में से उठा करके पाताल में उछेड़ दिया, अभी भी मानसिकता नहीं बदल रहा है। अगर ये विश्व का जो अनुज जी अभी विश्व की बात कर रहे थे तो विश्व का आंकड़ा मुझसे ले लें, नोट भी कर लें विश्व का आंकड़ा। आज जो गल्फ कंट्री है वो 15 देश जो है वर्ल्ड के जो 15 देश हैं, टॉप जो फ्रांसिस है, जर्मन, ब्रिटेन, अमेरिका है, और जिसकी पॉपुलेशन है 142 करोड़ और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 130 प्लस करोड़ जो है। तो जहां विश्व में उसका मृत्यु दर, उसका रेशियो है, आप टोटल उसका जो है 2,76,866 लोगों की मृत्यु हुई है 15 गल्फ कंट्री में, और जिसमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिस तरीके से अभियान चलाया उनका भी रेशियो पता कर लें भारत का। नोट कर लें अनुज जी, बिना आंकड़ों के बैठना। भारत जहां 130 प्लस वो करोड़ की जो आबादी है उसका प्रति करोड़ जो है रेशियो है 130 व्यक्ति 1 करोड़ पर, और जो 15 गल्फ कंट्री है जिसकी मात्र 142 करोड़ है उसकी 3,156 है, और ये भी रेशियो हमारा 3,156 कुल मृत्यु है। और दूसरा जो 15 गल्फ कंट्री उनका 2,76,866 है। बहुत आश्चर्य की बात है। ये महागठबंधन चुनाव के टाइम पर करना चाहिए था, कर रहे थे, कोई न आज हमको इनसे आपत्ति है, लेकिन इस समय कोरोना एक ही सूत्री कार्यक्रम थाली और ताली की बात कर रहे थे। अरे क्या ताली और थाली क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बज रही थी? क्या किसी शासन के लिए बज रही थी? जो योद्धा इसमें जो अपने स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी लगे थे, उनका हौसला अफजाई हो तो एयरफोर्स उन पर फूल की वर्षा कर रहा था।
बहुत शर्म आनी चाहिए। ये कांग्रेसी लोग, जात पंथ धर्म की खेती पैदा करने वाले लोग, कांग्रेस के लोग हर चीज में भू लगा करके देखते हैं। आज भी इनको नकार दिया, इनकी बसें जाकर के वहां जाकर राजस्थान में छात्रों के साथ क्या वज्रपात हुआ, उनके पैसे भी इन्होंने मांग लिए। दोहरा चरित्र है कांग्रेसियों का। इनको 10% भी कांग्रेस को जो पार्लियामेंट में नहीं रहने दिया। आज भी 3 कांग्रेस के शासित जो प्रदेश हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ, 838 बसों में जाकर के 2 लाख प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं व्यक्ति, 14 लाख पहुंच गए हैं। क्वारंटीन के लिए सारा सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है और सारे सिस्टम को भारत सरकार का पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक रूप है। आप पार्टी क्यों नहीं आई? महागठबंधन में आ गई थी। मायावती जी क्यों नहीं आई? सपा क्यों नहीं आए? क्यों? कांग्रेस का एक कुनवे की जो राजनीति है, देश के घिनौनी राजनीति कर रहा है। इस समय कोरोना एक सूत्र इस सरकार का सहयोग करना चाहिए था। लोगों का इस समय संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। ठीक है, मैंने आपके आंकड़े नोट कर लिए मैंने। ठीक है रमेश जी। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से मजदूरों का पलायन आज गांव-गांव में हो रहा है, शहरों से मजदूर अपने गांव की ओर जा रहे हैं, हालत तो दयनीय है, तस्वीरें दयनीय है, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब ये मजदूर जब गांव में जाकर इकट्ठा होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी, एक बात। दूसरी बात, लोगों का, प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का वहां पर इन लोगों को संभालना कितनी बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी चुनौती सामने आएगा? देखिए, अगर हम बिहार के आंकड़े देखें तो 50% जो प्रवासी लेबरर्स हैं या माइग्रेंट्स हैं, उनमें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस तरीके से 4 करोड़ ये जो लेबरर्स हैं जो अब अपनी अपनी जगहों पे पहुंचेंगे, उनको टेस्ट करने में आप सोचिए कितना समय लग जाएगा। कम से कम 2 से 3 महीने। आज हमने टेस्टिंग की लिमिट 1 लाख टेस्ट पर डे करने की हमने स्टार्ट कर दी है पिछले 5 दिनों से। तो पहली चीज ये है कि हम 4 करोड़ लोगों को कितने दिन में पता कर पाएंगे, ये जानना आवश्यक है। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोरोना शायद 4 मई को या 17 मई को खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला था। कोरोना के नंबर्स बढ़ेंगे, ये बात मानते चलिए, कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। पर देखिए किस तरीके से जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग इम्यून होते जाएंगे तो ये पीक पे जाके नीचे आने लगेगा। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो सबसे अच्छी बात है, वो अब नेचर की बात मान लीजिए या देश की इम्यूनिटी की बात मान लीजिए या भगवान का आशीर्वाद मान लीजिए, हमारी मोर्टेलिटी सिर्फ 3% की नहीं है। तो आप जितने भी आंकड़े हैं, बीजेपी बोले या कांग्रेस बोले, हमारे को अगर डर ना है तो हमारे मृत्यु डर से डरने की आवश्यकता है, जो कि 3% अभी भी स्थिर है। जिस दिन ये बढ़ने लगे कि आंकड़े बढ़ते रहे, वो कभी भी बढ़े, कितने भी बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी आंकड़े बढ़े तो मृत्यु दर बढ़ी, जब परेशानी की दिक्कत है। चौथी जो सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस। सबसे बड़ी बात जो लेबर्स की प्रॉब्लम है, किसी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, ये देश की प्रॉब्लम है। आप समझिए बात को। नॉलेज, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है। पार्टियों ने, वो भले ही महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, कितने पार्टियों ने एक कोशिश करी कि लेबर को सताया जाए। हमने सबको खाना बांटना स्टार्ट कर दिया, इसका मिसयूज भी हुआ। क्या भारतीय जनसंघ ने बताया? मजदूर संघ के आगे बढ़ के पहल करी, माइग्रेंट्स को रोक। आप कहते हैं जीडीपी 0 करते रहे, आपकी तारीख में सारे लेबर अपने घर चले गए, क्या घर पे जाके सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी? क्या घर पे जाके इनको पैसा मिल जाएगा? तो क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? क्या ये हाइजीन मेंटेन करेंगे? आपने देख लिया 4 तारीख को जब खुला था, ठेके खुले थे, तो सारे माइग्रेंट और मिडिल क्लास खड़े होके उसने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। तो ये प्रॉब्लम बड़ी है, ये समझना जरूरी है। ये पार्टी बीजेपी की और कांग्रेस की नहीं है। और आप बात समझिए, जब देश में कोरोना में लॉकडाउन हुआ, अब विश्व में कोई नहीं जानता तो सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। वो चाइना का मॉडल अच्छा है, कोरिया का मॉडल अच्छा है, या अमेरिका का मॉडल अच्छा है। अमेरिका के मॉडल में 90,000 लोग मर गए, वुहान में 70 दिन में तो आप ये कहते हैं कि हम जानते थे, सारी पार्टियों ने मिलकर मीटिंग करी। एक चीज मुझे बता दीजिए जो कि सारा सकारात्मक निकली हो, जो कोरोना को पहले से जानता हो, वो भले ही लेफ्ट हो, कोई भी माइग्रेंट को समझाने की बात नहीं कर रहा, वो खाने की बात और नेतागिरी की बात कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है गौरव, यही तो दिक्कत है राहुल साहब की, कोई भी मजदूरों को समझा नहीं पाया। बिल्कुल, मजदूरों की बात आई है, मजदूरों की बात आई। अनिश साहब के पास छोड़ेंगे। अनिश मिश्रा जी, जिस तरह से मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है, मजदूरों की तस्वीर बड़ी खतरनाक सामने आई है, सड़कों पर निकल रहे हैं, चलते चलते ही मर जा रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, खाने के लिए 1 रुपए नहीं है। तो ऐसे में मजदूरों की इस दयनीय हालत का वास्तव में कसूरवार कौन है, आप बताएं। मैं डॉक्टर राहुल जी की बात से एकदम सहमत हूँ। मैं
आज वास्तव में जो आज सर्वदलीय बैठक हुई उसके अंदर आज लगता है कि सारा का सारा विपक्ष कमियां ढूंढने में लगा है। शायद मुद्दों का दिवालियापन है उसके पास, विपक्ष के पास। आज समय है पूरे देश को एक साथ खड़े होने का, इस कोरोना महामारी से लड़ने का। जब कोरोना के लिए भारत के प्रधानमंत्री लॉकडाउन जब जिस दिन डिक्लेयर करा, उससे नहीं मालूम था कि लड़ाई किस दिशा में आगे जाएगी। एक बढ़कर के एक बोल्ड नक्शे के साथ सरकार ने एक निर्णय लिया और देश की जनता ने उनका साथ दिया। साथ आने के लिए ताली भी बजानी पड़ी, घंटी भी बजानी पड़ी, सारे के सारे काम करने पड़े। आज मुझे लगता है कि विपक्ष इस मुद्दों का दिवालियापन है उसके बाद, और वो सरकार को सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमियां ढूंढने में लगी है। आज है ना, जहां इनकी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार, करें ना वहां पर काम। वहां पर मजदूरों के लिए क्या काम हो रहा है? हाँ, मजदूर आज परेशान है, मजदूर की चिंता होनी चाहिए थी, सरकार से चूकें हुई है, जितनी आवश्यकता थी उतना काम नहीं हुआ। आज भी समय पुरानी बातें भूल करके मुझे लगता है कि सरकार कांग्रेस पार्टी राजस्थान से 1000 बसें पहुंची, 1000 बसों के चक्कर में 10 दिन निकाल दिए। अरे छोड़ो ना, आप उतने टाइम में तो मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल चल लिया होगा। आज विरोध के लिए विरोध को छोड़ करके मजदूरों के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। तो मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक पार्टियों से, कृपया करके आज इस महामारी की लड़ाई में आप लोग राजनीति बंद करें। राजनीति बंद करके देश के लिए, लड़ाई के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, और भारत में आज हम इस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर। और आज हम एक मत होकर के साथ आए और साथ लड़ने की आवश्यकता है, न कि राजनीति करें। देखिए, एक और समझिए, जब पहली बार 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ तब किसी को नहीं पता था कि हालत कैसी होगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 15 दिन चलेगा या 3 महीने चलेगा। आज जरूरत क्या थी कि कोई भी मंत्री, महामंत्री, संतरी निकल के क्या मजदूरों को समझा पाया कि प्लीज मत जाइए आप, कितना बड़ा परेशानी होगी। आपने खाना जरूर दे दिया, कौन सी भाषा में, उनकी लोकल भाषा में आपने समझाया? क्या उनको बताया गया कि घर जाके उनको रोजगार मिल जाएगा? आप सोचिए उनकी साइकोलॉजी में कितना बड़ा असर है। वो साइकिल पे 1500 किलोमीटर जाने के लिए तैयार हैं। क्या उनको गांव में जाके रोजगार मिल जाएगा उनको? ठीक है, आज इकोनॉमी जब आप खोल रहे हैं, ठीक है राहुल साहब, ठीक है, रोजगार नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास, राहुल साहब आऊंगा आपके पास में। अनुज जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करा है, वीडियो में बताया गया है कि मजदूरों का दर्द किस तरह से देखा गया, किस तरह से उन्होंने बातचीत की मजदूरों के साथ में, क्या दर्द मजदूरों का है, उन्हें खाने को मिला या नहीं मिला, वो लोग कहाँ से आए, तमाम सवाल राहुल गांधी जी ने किया है। लेकिन कहीं क्या विपक्षी दल की जब बैठक हुई थी, सोनिया गांधी उसकी अगुवाई कर रही थी, क्या उस बैठक में मजदूरों को लेकर कोई बातचीत की गई? क्या मजदूरों को समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से मजदूरों को हम लोग समझाएं, या सिर्फ एक वीडियो संदेश जारी करके आपने मजदूरों को मनाने की, समझाने की कोशिश करी हो? क्या मजदूर समझ जाएंगे इस तरह से? देखिए शुभम जी, आपने कहा कि क्या केवल वीडियो संदेश से मजदूर समझ जाएंगे? ऐसा नहीं है। वीडियो संदेश तो आज आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही, जब से ये प्रवासी मजदूर जो है सड़कों पर उतर के आए हैं और लगातार जो है वो परेशान हो रहे हैं, देश का करोड़ों मजदूर इस समय जो है परेशान हो रहा है, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी उसी दिन से इनके साथ सड़क पर उतर के आई। कहाँ सड़क पर उतरी करने के लिए समझाने की कोशिश, सिवाय सरकार पर उंगली उठाने के अलावा कांग्रेस ने, विपक्ष ने भूमिका निभाई नहीं। एक चीज अमेरिका के मॉडल में अगर हम देखें, राहुल जी आपके पास आऊंगा, राहुल जी मैं आऊंगा आपके पास, राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। राहुल जी, अनुज यात्रे जी बहुत जवाब दें। शिवम जी, हम एक एक करके अगर बात करें तो अच्छा लगेगा। मैं जी अनुज जी जवाब दें। जी देखिए सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास करती रही है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है मजदूरों के साथ सड़क पे उतर कर उनको कहीं भोजन का प्रबंधन, उनको कहीं छोड़ने का प्रबंधन, उनको कहीं पानी का प्रबंधन, कहीं उनको दवा का प्रबंधन लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, जिसकी वजह से ही ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल परेशान है, क्योंकि कोई भी इनका राजनीतिक दलों का संगठन सड़क पर, जमीन पर मजदूरों के साथ खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि इनके नेता और इनके मंत्री और इनके सांसद तो यहाँ तक कहते फिर रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कल बोला है, उदयवान सिंह जी ने, ये तो चोर और डकैतों की तरह मजदूर जा रहे हैं, एक शिफ्ट करके जा रहे हैं। देखिए चोर और डकैत बता रहे हैं, बेचारे वो पीड़ा में घूम रहे हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल के पैदल आ रहे हैं। आपके चैनल ने भी दिखाया, तमाम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से सड़कों पर परेशान हो रहे हैं, महीनों से परेशान हो रहे हैं, उनको छोड़ दिखाया जा रहा है। उधर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं ये तो मजदूर नहीं है, ये तो पिकनिक बनाने अपने घर जा रहे हैं। गलती सरकार की नहीं, सरकार के साथ साथ विपक्ष की गलती भी है, क्योंकि दोनों ही दल, दोनों ही तरफ से जिम्मेदारी बनती थी कि मजदूरों को समझाए, मजदूरों को जागरूक करें, क्या है किस तरह से लोगों को जागरूक करें, मजदूरों को समझाए कि वो लोग अपने अपने गांव में ही रहे, सरकार प्रबंध कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समझाने की कमी रह गई।
हम लोग तो लगातार इनकी मदद करने के लिए सड़क पर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे पार्टी के अध्यक्षों के ऊपर, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर FIR तक कर दी है। ये तानाशाही उनकी सरकार ने कि आप क्यों मजदूरों के साथ जाके उनकी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे नेताओं को ये डराने धमकाने का और उनको मजदूरों के साथ खड़े होने का रोकने का काम करते हैं। सोनिया गांधी जी के खिलाफ FIR करवा दी जाती है अगर उनसे सरकार से पीएम के। ठीक है रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर क्यों सरकार मजदूरों को समझाने में, जागरूक करने में असफल रह पाई है? क्यों मजदूरों को नहीं मना पाए? क्यों लोग अपने अपने बोरिया बिस्तर लेकर सड़कों पर निकल पड़े? कहाँ कमी रह गई? देखिए, भारत लोकतांत्रिक सिस्टम में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे राज्य से लोग बटे हैं और राज्य से जो एक आशय की बात है, इनको दो मैं नमूने दे रहा हूँ अनुज जी को। एक नमूना है कि आप पार्टी जो है दिल्ली में जो बिजली पानी फ्री लेकर के उन्होंने मजदूरों से वोट लिया और CM भी बन गए, लेकिन जब उनको 3 दिन वो बिजली पानी नहीं दे सके तो जनता जो आनंद विहार पर जो हालत हुई, उस हालत को संभालने के लिए आप पार्टी वाले बेचारे खाना नहीं दे सके, लेकिन फर्जी जो है लंगर दिखा रहे थे। इसी तरीके से राजस्थान का अनुज जी को पूछना चाह रहा हूँ कि जो कोटा के स्टूडेंट वहाँ भूखे रो रहे थे, चीख रहे थे, उन पर लाठीचार्ज कराया और बसों का भी इनका दोहरा चरित्र देखिएगा कि बसों का भी उन्होंने किराए का जो है किस तरीके से हवाला वो भी नंगे हुए हैं और 1000 बसें देने का भी हवाला इनका जो है चूंकि झूठ और फरेबी का इनका नाटक शुरू से चला। 1000 बसों में से टेम्पो और एम्बुलेंस का स्तर मानी चाहिए, तो उसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का 100 बसों का पहले जो भेजा लिस्ट, उसमें भी एम्बुलेंस और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर थे इतना। और इनको तो, हमको तो छोड़िएगा, इनकी जो रायबरेली से सोनिया जी को थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ आश्चर्य की बात है, क्या को तो दे देना चाहिए कि इस समय राजनीति कर रहे हैं। उनकी MLA ने जाकर के उनकी दशा पीट दी। जनता इनको बिल्कुल नंगा कर देगी। लेफ्ट और कांग्रेस सिर्फ इस समय विरोध में लगी हुई है। इस समय जरूरत थी कोरोना को हराने के लिए एक कर रहे हैं। आज आश्चर्य होगा हम मजदूरों को हम उनको मदद करें, सड़क पर जो घूम रहे शिक्षक हैं, आज बसों में ढोकर के हम चुनाव के टाइम पर लेकर के आते हैं। आज जिम्मेदारी थी कि ये उनके साथ लग करके वोट बैंक की राजनीति करके गंतव्य स्थान पर पहुंचाते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा जारी है, चर्चा में मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सियासत भी भरपूर हो रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष पर प्रत्यारोप कर रही है। लेकिन इस सब में देखने वाली बात होगी कि असल में हकीकत क्या है, सियासत कहाँ हो रही है, किसके द्वारा की जा रही है, कौन गरीबों मजदूरों का उपयोग सियासत करने में, अपनी सियासी रोटी सेकने में कर रहा है। जिस तरह से रमेश चंद जी ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर के जिस तरह से कांग्रेस लगातार सियासत कर रही है, 1000 बसों का जो झूठा फरीबी जो वादा किया वो देखने को सामने आया, उसमें ऑटो टेम्पो के नंबर जो है वो शामिल किए गए सूची में। तो ऐसे में आखिर कांग्रेस इस तरह की आरोप कांग्रेस पर क्यों लग रहे हैं? क्या कांग्रेस के कामों में ही कहीं ना कहीं कमी है? क्या कांग्रेस की नीतियों में कहीं ना कहीं कमी है? आखिर इन आरोपों का जवाब अनुज आत्रे साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी यानी सरकार आप पर किस तरह के आरोप क्यों लगा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो ये आरोप की बात हो रही है कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है और देश की जनता देख रही है कि कौन आरोप लगा रहा है और कौन जनता की सेवा करना चाह रहा है, कौन जनता की मजदूरों की, गरीबों की मदद करना चाह रहा है। आज इन्होंने मुद्दा बना लिया कि 1000 की जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगी गई थी, उसमें स्कूटर और कहीं एम्बुलेंस के नंबर थे। हम ये कहना चाहते हैं 1000 में से जो सरकार के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई कि भाई ठीक है, उसमें से 100 गाड़ियों के, 80 गाड़ियों के, 150 गाड़ियों के नंबर गलत है, चलिए स्वीकार कर लिया कि हो सकता है कहीं कोई लिस्ट बनाने में कहीं कुछ एरर हो गया, लेकिन उनमें से क्या बसें ठीक नहीं थी? क्या नंबर्स ठीक नहीं थे? आपके बॉर्डर पे 4 दिन तक, 5 दिन तक बसें खड़ी रही हैं, आपको उनमें से बसें ठीक नहीं थी? जितनी ठीक थी बसें, अगर आपकी नीयत मजदूरों की मदद के लिए होती और आपके पास वहां पे बॉर्डर पे बसें खड़ी थी, मजदूर वहां पे लाचार तड़प रहे थे, आपने क्यों नहीं ली बसें? जितनी ठीक थी आप उतनी तो ले लेते, लेकिन आपने पॉलिटिक्स कर ली थी और आपको घबराहट हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसका श्रेय न ले ले। हमारी तो नेता प्रियंका जी ने यहाँ तक कह दिया भारतीय जनता पार्टी से कि हमें ना उसमें अपना बैनर लगाना है, ना झंडा लगाना है, आप तो चाहें भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना बैनर लगा ले, लेकिन आप ये जो मजदूर तड़प रहे हैं इनको इनके स्थान तक पहुंचा दीजिए। तो बताइए क्या राजनीति, कौन राजनीति? हम तो अपना नाम भी नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी घबराहट इतनी और आपके अंदर बेचैनी इतनी हो गई है और आपके अंदर राजनीति की इतनी जबरदस्त आपके अंदर इतनी वो छा गई है कि आपको हर चीज में राजनीति दिखाई देती है। लोग इस तरह में तड़प रहे हैं, महामारी का समय चल रहा है, उसमें भी आपको सरकार अपनी कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर चल रही है। आप बताएं कि क्यों नहीं आप उनको लेकर के चले गए, क्यों आपने वो बसें लौटा दी? कभी पहले बोल दिया गया कि दिल्ली से बसें पहले लखनऊ लेके आइए, फिर कह दिया गया कहीं आगरा लेके आइए और उसके बाद आपने 5 दिन बाद बसों को लौटा दिया गया।
कहीं उनके इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट मांग लिए, कहीं उनके फिटनेस के सर्टिफिकेट मांग लिए, बावजूद उसके कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने पीछे आदेश दे दिया था राज्य सरकारों को कि 31 मई तक जिन बसेस का फिटनेस भी नहीं है तो वो चलने दी जाएंगी, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको बसें लेनी नहीं थी, आपको लिस्ट लेनी थी, उसमें कमियां निकालनी थी और आपको उनको रिजेक्ट करना था, बावजूद उसके आपने केवल इस आधार पर बसेस को नहीं लिया कि भाई उनकी बसेस के फिटनेस पास नहीं, जबकि केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आदेश 31 मई तक कोई फिटनेस नहीं मांगे जाए। बताइए इसमें कौन राजनीति कर रहा है? राहुल, आखिर क्या बसेस का रिजेक्ट करने का कारण था? हम कहते हैं 1000 में से 100 बसें गलत थी, नंबर 200 गलत थी, 500 गलत थी, लेकिन कुछ ठीक है अनुज जी, ठीक है अनुज जी, एक भी ठीक नहीं। डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाहते हैं? अनुज जी, आप पूरे मुद्दे को पर्यावरणीय जो माइग्रेंट लेबरर है उनका मुद्दा बना रहे हैं। आप बड़ी पिक्चर देखिए और विपक्ष और बीजेपी सब एक बड़ी पिक्चर देखिए। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, उसमें अगर बहुत ज्यादा हम सोचते हैं कि लोग कहां से कहां जाएंगे, तो आज अमेरिका जैसी हालत होती, 90,000 लोग 12,000 लोग मर जाते। क्या हमारा देश विषय अभी बसेस का चल रहा था राहुल जी, आप शायद मुझे लगता है आपको अभी बसों का जवाब पूछा गया था, मैंने बसों का जवाब दिया है। अभी हम अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, अभी समस्या हमारे देश की है, हमें अपने देश की चिंता करनी है। हम बात आंकड़ेबाजी में ना जाएंगे, कोई बात होती है तो अमेरिका पहुंच जाए, लंदन पहुंच जाए, चाइना पहुंच जाए, पाकिस्तान पहुंच जाए, समस्या हमारे देश की है, समस्या हमारे उत्तर प्रदेश की। राहुल जी कुछ समझाना चाह रहे हैं, अनुज साहब, राहुल जी कुछ समझाना चाह रहे हैं। समझ नहीं पा रहे आप, वो माइग्रेंट लेबर की परेशानी देख रहे हैं। अगर ये माइग्रेंट लेबर 90,000 लोगों में मृत्यु हो जाती, आपकी बसों की जरूरत पड़ती, ये तो बात समझिए। आप देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि माइग्रेंट प्रॉब्लम है, माइग्रेंट प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस। देखिए, हम नहीं कह रहे माइग्रेंट प्रॉब्लम है, हम ये कह रहे हैं माइग्रेंट लेबर के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें प्रवासी मजदूर वो समस्या में है, वो समस्या नहीं है। आप गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मजदूर देश की समस्या नहीं है, मजदूर इस समय हमारा समस्या में है। चल रही है, अगर आप आपकी सोच हो सकती है कि मजदूर समस्या, मजदूरों को आप समस्या बताएंगे, हमारे लिए धरोहर है तरीके से देखें। 2 महीने में हमारी टेस्टिंग 1 लाख होने लग गई, हमारे पास पीपीई किट्स आ गई, वेंटिलेटर्स आ गए। अब ये बात तो समझिए, आप माइग्रेंट की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देख रहे हैं। अरे इससे आगे भी तो बढ़िए, मिडिल क्लास के कैंसर पेशेंट आगे बढ़ जाए। राहुल जी, आपको दिख नहीं रहा इस समय सबसे बड़ी समस्या जो करोड़ों मजदूर सड़क पे घूम रहे हैं, समस्या तो हर वर्ग के सामने है ना, समस्या हर वर्ग के सामने है, हर तबके के लोगों के सामने समस्या है। की नहीं है माइग्रेंट की प्रॉब्लम, सिर्फ भूखमरी की नहीं है, ये बात समझिए। कांग्रेस सबसे ज्यादा हमें प्रवासी मजदूरों के साथ साथ हमें मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सोचना होगा। प्रायोरिटी के आधार पर पहले उस समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या जो लोग, जो प्रवासी मजदूर जो हाईवे पर, रेलवे ट्रैक पर जो पैदल चल रहे हैं, एक हफ्ते से चल रहे हैं, 10 दिन से चल रहे हैं और भूख प्यास से वहाँ अपना दम तोड़ रहे हैं, हमारी समस्या वो है, हम उनकी समस्या दूर करना चाहते हैं। पहले बताने की कोशिश करी, माइग्रेंट्स को रोकने की कोशिश बताया। मैं ऐसा फील नहीं करना चाहता कि मैं बीजेपी का हूं, पर आप कभी ये समझ रहे हैं बात को, आप समझ ही नहीं रहे इस बात को कि अगर हमने पहले ये सब चीजें नहीं की होती तो 90,000 से 1 लाख लोग मर गए होते। हमारे पास राहुल जी, ये जो आप प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूछना चाहिए कि जिनके प्रदेशों में मजदूर पैदल घूम रहे हैं हजारों किलोमीटर, क्यों नहीं उन्होंने उनके लिए कैंप की व्यवस्था करके उनको वहीं रखने का व्यवस्था कर दिया गया। अगर मजदूरों को वहीं हाईवे पर रोक दिया गया, जगह उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कैंप लगा दिए। ठीक है, चलिए रमेश जी सवाल रमेश जी से पूछ लेते हैं। आखिर रमेश जी, सवाल मेरा आपसे है कि जब लॉकडाउन लागू किया गया देश में, तो उसके पहले इन मजदूरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई रणनीति क्यों तैयार नहीं की गई? क्योंकि जब पता था कि लॉकडाउन लागू होने वाला है, आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी, तो ऐसे में जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनके लिए कोई नीति क्यों तैयार की गई? कितने दिन चलेगा? रमेश जी को बोलने दीजिए। मार्च देखना बड़ा आसान है। राहुल जी, आपने अपनी बात कही, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। मेरा ये कहना है कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा समझने में गलती की है। आप ध्यान करें पूरे लॉकडाउन के पीरियड को, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के अंदर प्रवासी मजदूर ने एकदम संयम बरता। हम 2 दिन का आनंद विहार के अगर जो बात ना करें, उसको अब्बास स्वरूप छोड़ दे, देश भर से किसने भी वो नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 के दौरान प्रदेश सरकारों ने ठीक प्रकार से प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं की, उनके खाने और रहने की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं की। मुझे लगता है आज विपक्ष का सभी राजनीतिक दल, मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो सत्ता में या सत्ता से बाहर हो, सिर्फ राजनीति करे, राजनीतिक मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अगर जो प्रवासी मजदूरों की बात तो सारे के सारे करते हैं, ये इनका भी कई राज्यों में इनकी सरकार है, वहां पर प्रवासी मजदूरों का क्या हाल है? अगर जो ठीक प्रकार से कोई ठीक योजना बनाई होती, सारे के सारे प्रवासी मजदूर अपने घर पर चले गए होते। भारतीय रेलवे भेजे ना 25 लाख लोग बाद में,
अगर जो केंद्र सरकार के साथ ठीक प्रकार से समन्वय बिठा करके राज्य सरकारें चिंता करती, कहां पर आज सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं कि किस प्रांत के अंदर किस प्रांत का कितना प्रवासी मजदूर है। हमने मांग की है कि प्रवासी मजदूरों का नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए। वास्तव में आज मुद्दों का दिवालियापन है इनके साथ एकदम। और आज मजदूर संकट में, आज ये पैदल सड़क पर चल रहा संकट दिखाई दे रहा है इनको। आने वाले टाइम में मजदूर के साथ क्या संकट होगा इनको ध्यान में नहीं आ रहा। राजस्थान की सरकार ने 8 घंटे के समय से बढ़ाकर 12 घंटे का समय कर दिया है काम का। 3 राज्यों ने, मध्य प्रदेश, मैं भाजपा के लोग यहाँ पर बैठे उनके सामने कहना चाहूंगा मैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों ने बहुत सारे लेबर लॉ जो जिनके कारण से उनको शेल्टर मिलता था मजदूरों को, अपनी बात को कहीं रख सकते थे किसी न किसी फोरम पर, वो सारे के सारे रद्द कर दिए। आने वाले समय मजदूरों के साथ विकट समस्याएं खड़े होने वाली है, उस पर ये नहीं झांक रहे हैं। मुझे लगता है आज भी अपने घरों में बैठ करके राजनीतिक मुद्दे तलाश रहे हैं। मुद्दा है नहीं इन लोगों के पास। मजदूरों की वास्तव में चिंता करें, 1 हफ्ते का समय नहीं लगेगा, सारा मजदूर ठीक प्रकार से घर पहुंच जाएगा। और घर जाकर के इस मुद्दे को टूल की तरह समझा जा रहा है। ये एक भावनात्मक मुद्दा है, समझना पड़ेगा इस बात को। हर मजदूर संकट के समय अपने घर, अपने बच्चों के पास जाना चाहता है। इसको भावनात्मक तरीके से मजदूर अपने घर जाना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, सहमत हूं आपकी बात से। मजदूर अपने घर जाना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि जिस तरह से जब शहर में मकान का मालिक उससे पैसे मांगेगा तो उसे घर से बाहर निकलना होगा, वो राशन नहीं खरीद पाएगा क्योंकि कंपनियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, जहां वो काम करता है वो कंपनी बंद है, तो ऐसे में उसके पास आय कहां से आएगी। लेकिन मजदूर तो घर जाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल मेरा रमेश जी आपसे यह है कि सरकार ने जब लॉकडाउन लागू किया तो उसके पीछे, उसके पहले एक रणनीति तैयार क्यों नहीं की, एक नीति क्यों नहीं बनाई कि किस तरह से मजदूरों को हम घर भेजेंगे लॉकडाउन के पहले चरण में ही, ताकि इस की समस्या सामने ना आए, मजदूरों को सड़क पर पैदल ना निकलना पड़े। इसके पहले सरकार क्या कर रही थी जब लॉकडाउन लागू कर दिया गया? एक तो जी मैं पुनः कह रहा हूं जी कि हमारे जो कांग्रेस के साथी हों या दूसरी पार्टियों के जी, ये अब चुनावी जंग आए तो ये इनको विरोध करने का भी और जो भी जैसा चाहे सारे इनको अधिकार हैं, वो छीने नहीं है, वरना भारत के संविधान ने छीने हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि आज भी ये तर्क कुतर्क में लगे हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन का अगर इंतजारी की जाती तो 1 से 30 और 35 करोड़ के इस देश में महामारी की, चूंकि मैं चेयरमैन हूं पैसेंजर सर्विस कमेटी रेलवे बोर्ड, 2067 ट्रेन मालगाड़ियां, इनको ये भी नोट कर लें, अगर वो देश के, मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा भारतीय रेल के कर्मचारियों को जिन्होंने दिनों रात मेहनत करके और खाद्य सामग्री, कोयला, पानी अगर न होता तो ये महामारी संभाली नहीं जाती। बिजली भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता, और 700 टन तो पोर्टल यानी डाकियों ने दवाई को पहुंचाने का काम तमाम दावों के बाद भी रमेश जी बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, ऐसा है, ये सही है कि इस 135 करोड़ के देश में श्रमिक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सरकार की कटिबद्धता थी, है, रहेगी। लेकिन विपक्ष को इसमें अपने राज्यों में उनको कोऑर्डिनेट किए होते, अगर व्यवस्था संभाली होती, विपक्ष अगर विरोध का स्वरूप इस समय न करता तो ये अव्यवस्था नहीं होती। जिस तरीके से सरकार, ये कोरोना न पार्टी का न सरकार का है, जिस तरीके से सरकार कर रही है, आरएसएस या भारतीय मजदूर संघ या गुरुद्वारे संघ लगे हैं, इस तरीके से विपक्ष को भी ये भूमिका को अदा करना चाहिए था। लेकिन भूमिका विरोध करने पर लगा है, भूमिका को राजस्थान नहीं संभाला गया। क्या मैं आपको पश्चिम बंगाल की बात बता रहा हूँ, नोट कर लें अनुज जी, क्या आपका जो चक्रपात हुआ, क्या अगर विपक्ष की भूमिका, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो 1000 करोड़ का मोदी जी पैकेज दे के आते, उड़ीसा में 500 करोड़ का पैकेज देकर के आते। भारतीय जनता पार्टी और न ही यशस्वी प्रधानमंत्री राजनीति नहीं कर रहे। हर व्यक्ति को हिदायत है उस व्यक्ति तक हर व्यवस्था पहुंचे, और इसमें जो पार्टी ने सामंजस्य बनाते हुए मुख्यमंत्री के साथ बात अब आखिर पे कैसी करेंगे नोडल रमेश जी? रमेश जी ठीक है रमेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, एक और सवाल रमेश जी मेरा आपसे, बात करेंगे आर्थिक पैकेज की। 20 काफी सारे प्रश्न उठाए हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक, अनुज जी आपके पास आऊंगा मैं, अनुज जी आपके पास आऊंगा आपके पास। स्प्रेड को रोक पाएंगे? आप आज बताइए ना, आज पलायन हो गया, 4 करोड़ लोग पहुंच गए, अब कैसे बचेगा? अब बताइए, स्ट्रैटेजी बताइए। चलिए ठीक है, एक मिनट आपको डॉक्टर राहुल जी स्वयं, जिस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगे हैं, जिस तरह के आरोप, विरोध करने के आरोप कांग्रेस पर लगे हैं, पहले जवाब अनुज साहब आपसे लूंगा मैं। अनुज जी जवाब दीजिए आप। देखिए रमेश जी ने काफी सारी बातें की हैं, और आज
बड़ी ये जो इनकी शैली है सरकार की, वही अभी रमेश जी ने भी दिखाई है कि अपने मुंह मियां मिट्टू और अपनी पीठ थपथपाते रहिए और प्रचार करते रहिए और उसी को विकास बताते रहिए। ठीक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कलकत्ता गए हैं, बंगाल गए हैं, जो इतनी बड़ी जहां वहां पर जो तूफान आया है वहां पर जायजा लेकर के 1000 करोड़ रुपए दे के आए, तो श्रीमान जी माननीय प्रधानमंत्री जी को 135 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। किसी एक राज्य के और किसी एक दल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका दायित्व बनता है। हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि वहाँ हो क्या है और कर क्या है, लेकिन इस चीज में आपको पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है बंगाल में और प्रधानमंत्री जी ने दिया है, चाहे जितना भी दिया ठीक है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, पर 1 लाख करोड़ के नुकसान पे आप 1000 करोड़ रुपए देकर के आप कहते हैं बहुत बड़ी अपनी उसको उपलब्धि मानते हैं, तो ये आपकी मानसिकता हो सकती है, आप मानिए, खुश होइए और इसको आप अपनी कहें कि हमने कोई फर्क नहीं किया, तो ये जनता देख रही है और ये आप फर्क करके इसको आप ये मत सोचिए आपने कोई आपने किसी पे एहसान किया है क्या बंगाल की जनता के ऊपर, ये आपका फर्ज था। ये केंद्र सरकार का दायित्व है, इस देश के संरक्षक होने के नाते प्रधानमंत्री जी का उनका दायित्व बनता था। अपने दायित्व पे, अपनी ड्यूटी पे भी अगर इस प्रकार की आप राजनीति करेंगे तो बहुत हमें जो है दुर्भाग्यपूर्ण लगता है इस बात की बात है। और आपने बात की, देखिए रेलवे की आपने बात करी, तो देखिए रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के अधिकारियों को हम भी उनको सलूट करते हैं कि वो लगे हुए हैं सलाम करने, वो काम करने, किसी प्रकार से लोगों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन सरकार की एक फेलियर का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप रेलवे मंत्रालय का मैं आपको शुभम जी आपको बताना चाहूंगा। 21 तारीख को 2 दिन पहले मुंबई से एक ट्रेन चली गोरखपुर के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और आपको मालूम है रमेश जी आज वो कहाँ पहुंच गई है ट्रेन, मजदूरों को लेकर जो इतने महीनों से वहां पर तड़प रहे थे और 2 दिन की भूख प्यास के बाद वो उनको उड़ीसा ले जाकर के छोड़ दिया उस ट्रेन में, जो यूपी जानी थी गोरखपुर की ट्रेन में। वो किसकी लापरवाही है? इस प्रकार की कार्यशैली इस देश में चल रही है, इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है और आप कहते हैं अपनी सरकार की हमें पीठ थपथपाने में लगे हैं, इस समय जो आप राजनीति करने में लगे हैं। देखिए इस समय काम ये नहीं है, हम किसी की आलोचना करने में नहीं बैठे हैं, पहले दिन से हम बार बार कह रहे हैं कि देश में संकट आया हुआ है, समस्या आई हुई है और अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो उसको चूक को स्वीकार कर लेना चाहिए, बजाय उसके कि आप इस प्रकार से पेश करें कि हमने कितनी महानता का काम किया है। आप इसमें भी अपना बताएंगे क्या? जो मुंबई से जो प्रवासी मजदूर और जो गरीब आदमी चले हैं, श्रमिक मजदूर ट्रेन चली थी और गोरखपुर जाने के लिए, क्या उनको उड़ीसा आपने घूमने भेजा है? जैसा आपके सांसद ने बोला था ये तो घूमने वाले लोग हैं, घुमक्कड़ लोग हैं, ये मजदूर नहीं है, उसका क्या जवाब देंगे आप बता दीजिए जरा। रमेश जी जवाब दीजिए। अनुज जी मैं तो कह रहा हूँ कि ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि हे भगवान इन कांग्रेसियों को, नेताओं को भगवान जल्दी सद्बुद्धि दे। इस समय कोरोना वैश्विक महामारी में, कोरोना वैश्विक महामारी में भी ये कमियां तलाशने पर लगे हैं। ये कोरोना के लिए एकजुटता इनमें नहीं है, ये कैसे कमियां तलाशी जाए? कमियां ही एक दूसरी कार्यक्रम है। मैंने फिर कहा अनुज जी आप बोलिए। जब मेरी समझ में बहुत अच्छी बात है कि मुझे पीठ नहीं थपथपाने की न आवश्यकता न सर्टिफिकेट लेने की जरूरत, लेकिन ये तो आपकी समझ में, आप जो बोल रहे हैं आपके नेताओं की समझ में, सोनिया की, प्रियंका की समझ में, राहुल जी की समझ में भी आ जाना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री वो देश का प्रधानमंत्री है, वो 135 करोड़ का प्रधानमंत्री है, यही आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और वो 135 करोड़ का वो गाली दे, आप क्या समझा रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि आपका नेता गाली दे प्रधानमंत्री को। आप किसी एक वर्ग के, आपके लोग जिस किसी पार्टी के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं आप सकते हैं, पूरे देश की जनता ने आपको वोट दिया है। कर रहा हूँ, लेकिन एक कमियों का जमाना नहीं है। कोरोना को निपट लो, पर कमियां जितनी हो चुनावी वक्त में निकालिए, अगर हम तैयार हैं। कैसे निपटेंगे रमेश जी? आंकड़ा, रमेश जी सवाल मेरा आपसे, आंकड़ा 1.25 लाख को पार कर गया है, कब निपटेंगे, कैसे निपटेंगे? ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब खुद चूंकि इस लाइन से हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये इसी के लिए मंत्र था। अभी जो शराब के मामले में जिस तरीके से भूचाल मचा और यही बार बार हिदायत दी जा रही थी, लेकिन एक चीज आपकी जानकारी में दे दूं, कोई भी निर्णय इन कांग्रेस के लोगों को भी समझ में आना चाहिए, चाहे कांग्रेस का सीएम हो या किसी अन्य पार्टी का। मोदी जी ने जितना चरणबद्ध तरीके से सामंजस्य बैठा के उनकी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य आगे बढ़ा। एक नई चीज बता दूं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हर आईसीएमआर हो या किसी तरीके से तारतम्य सामंजस्य मिलकर के भारत सरकार ने आगे कदम बढ़ाए हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो मोदी जी एक स्टेप नहीं लिया। अब हमें जरूरत है डॉक्टर साहब के मुताबिक, अब ये जो गति बढ़ रही है कोरोना की, ठीक है, हम ये लॉकडाउन के नियमों का, नए नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ, ये हमको जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपदा अवसर के रूप में बदल करके इसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये कोरोना न पार्टी का है न सरकार का है। ठीक है रमेश जी,
अनीश मिश्रा जी के पास जाऊंगा मैं, मजदूरों की बात करेंगे। जिस तरह से सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज, आर्थिक पैकेज दिया है, ठीक है, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा, कितनी राहत इससे वाकई मिल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से तमाम आरोप ये लगते जा रहे हैं कि ये पैकेज राहत का नहीं, पैकेज नहीं, कर्ज का पैकेज है, क्योंकि सरकार ने इसमें कर्ज की नीतियों को ज्यादा शामिल किया है। तो ऐसे में मजदूरों को कितना फायदा हो सकेगा? अनिल जी, क्या वाकई में लाभदायक है ये? उसमें हम कहते हैं जो भी प्रयास सरकार लेती है, हर कदम की हम उनको जो है धन्यवाद देते हैं। हर कदम उनके लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इस समय छोटा से छोटा कदम उठाया। मैं बोलता हूँ, ठीक है, सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है, भारतीय मजदूर संघ उसका वेलकम करता है। ठीक है, वास्तव में इकोनॉमी के लिए एक बड़े कदम की आवश्यकता थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सेक्टर सभी अछूते हैं जहाँ पर जितनी मदद की आवश्यकता है तो उतनी मदद नहीं मिली है। हमने भारत सरकार से निवेदन किया, हमने लिखा है उन्हीं सेक्टर्स के अंदर भी और करना चाहिए। साथ ही साथ जो आर्थिक पैकेज के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो ठीक से होना चाहिए। मुझे लगता है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर के ठीक से समन्वय बिठा करके अगर जो ठीक से चलेगा तो उसका वास्तव में जरूर लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो पहले वाली घटना हुई राजीव गांधी जी के समय वाली, केंद्र से तो 1 रुपया चला, नीचे 15 पैसे पहुंचे, राज्यों ने ठीक प्रकार से नहीं किया तो बहुत गड़बड़ होगी। और जो क्षेत्र छूटे हैं, जो क्षेत्र छूटे हैं, अभी यहाँ पर अभी आवश्यकता है, वहां पर सरकार को और उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है अनिश जी, जिस तरह से सरकार ने रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए का लोन देने की बात कही है, तमाम ऐसे मजदूर हैं उन्हें लोन देने की बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि क्या मजदूरों को लोन देने से उनकी समस्या सुलझ जाएंगी? क्योंकि आज मजदूरों के हाथ में रुपया चाहिए, मजदूरों के हाथ में आज पैसा चाहिए ताकि वो 2 वक्त की रोजी रोटी खरीद कर खा सके। लेकिन इस तरह के लोन देने से, लोन की नीतियां बनाने से, क्या वो अपने कागजात लेकर पहले बैंक जाएगा, फिर लोन लेगा, फिर उसके बाद खाना बनाएगा, फिर खाना खाएगा? क्या ये सही होगा? मात्र लोन देने से किसी समस्या का हल नहीं होने वाला। फिर लोन के साथ साथ सरकार को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कार्यक्रम खड़े करने पड़ेंगे। तो सब चीजें साथ साथ चलेंगी तो निसंदेह ही हम फिर से उसी स्थान पर आकर के अंदर अलग स्थान हम ले पाएंगे। ठीक है रमेश जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले अनुज जी से जानना चाहूंगा कि अनुज जी, क्या सरकार की जो लोन देने की नीति बनाई गई है, जो आर्थिक राहत पैकेज सामने जो आया 20 लाख करोड़ का, क्या ये वाकई में सही है? क्या इसमें तुरंत कैश ट्रांसफर की बजाय जिस तरह से जो लोन देने की नीतियां बनाई गई है, लोगों को सहायता देने की बात कही गई कि 1 महीने के अंदर इतना मिलेगा, उसके बाद में 6 महीने के भीतर में इतना मिलेगा, बिना ब्याज का ऋण मिलेगा, 10 लाख रेहड़ी वालों को मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच में क्या सरकार को अभी फौरन हाथों हाथ कैश देने की आवश्यकता थी? देखिए, यही मांग तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से करती आ रही है। राहुल जी ने बार बार हर मंच से उठाया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने भी सरकार से यही आग्रह किया था राहुल जी से वार्तालाप में कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि उनके जो गरीब आदमी हैं, जो बिल्कुल ही जिनके पास जो भूख से तड़प रहे हैं, सबसे पहले उनकी भूख और प्यास मिटानी आवश्यकता है। उसके लिए कुछ न कुछ पैसा उनकी जेब में, उनके बैंक खाते में कैश डालना आवश्यकता है। उसके बाद आप उनको जो है आत्मनिर्भर की बात प्रधानमंत्री की बड़ी अच्छी बात है, हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, लेकिन ये कैसा आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप? उनको जो है कर्जदार बना करके आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कुछ था तो अगर सरकार को चाहिए उनको आत्मनिर्भर बनाना, तो इस समय जो है जो कर्जा उनको बिल्कुल इस तरह से कर्जा नहीं देना चाहिए था, उनको राहत पैकेज देना चाहिए था। राहत पैकेज में कर्जा नहीं दिया जाता। आज जो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, हमारे इससे पहले जो पैनलिस्ट गिनवा रहे थे, कहीं अमेरिका और ब्रिटेन की और यूरोप की बातें कर रहे थे, तो आपको ये भी जानकारी होगी कि वहां पर उन देशों ने अपने नागरिकों को अगर जो राहत दी है तो उनके अकाउंट में 1,000, 1,500 डॉलर डाले हैं उन्होंने। उनको कर्जा नहीं दिया है कि आप ये कर्जा लीजिए और हमको ब्याज सहित बाद में चुकाइएगा और आप फिर कर्जदार बन जाइएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और जो पीठ थपथपाई, देखिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में क्या था? केवल और केवल 5 दिन का फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक सीरियल चलाया गया जिसको धारावाहिक बोलते हैं, वो 5 दिन उनका चला धारावाहिक, और उसके बाद जनता आज तक समझ रही है कि हमारे को क्या मिल रहा है, उसमें हमारे खाते में क्या है, हमको इस समय क्या उससे मदद मिल रही है। कुछ नहीं मिला। लेकिन बातें ही बातें, आधी बातें उन्होंने उसमें वो शामिल की जो उन्होंने बजट में ऑलरेडी पिछले जो अपने बजट पेश किया था, केंद्रीय बजट पेश किया था, उसमें बजट की उन्हीं बातों को उन्होंने रिपीट किया, आधी से ज्यादा बातें। तो देखिए किस प्रकार से आप जनता को जो है अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि हमने दे दिया है। इस समय भी आपको जो वही बातें मैं पहले दोहराऊंगा कि अभी देखिए ये वाहवाही लूटने का समय नहीं है, राजनीति करने का समय नहीं है। आप अच्छे काम करेंगे तो जनता के दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो अपने आप आपको वाहवाही देगी। ठीक है रमेश जी, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार के द्वारा जिस तरह से 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत पैकेज दिया गया है, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि जब प्यास लगे तो पहले कुआं खोदो, उसके बाद पानी बुझाओ, पानी पी के प्यास बुझाओ? वैसे तो मेरे ख्याल से अनुज जी, मैं आपको शायद एक एविडेंस डॉक्यूमेंट्री बेसिस पर आपके यहीं से दे देता हूँ। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी और हमारे अनुज जी भी कह रहे हैं कि कैश देना चाहिए, जेबों में कैश डालना चाहिए था। कैश पे तो मरहूम जो है
राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। अब चूंकि अगर इनका जो भ्रष्टाचारों का घोटाला जो है, इनका अपनी भ्रष्टाचारों का घोटाला न घोटे 57 राजपाट करने वाले जमीन में घुस गए, 10% भी नहीं है। आज भी जेबों में ही चाहते हैं, बिचौलिए चाहिए, दलाल चाहिए। अरे आप तो आपको जो आरटीआई का जमाना नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट, स्टेट से लेकर नेशनल जाए। अब तो डिजिटल का जमाना है। अभी डालोगे टिक आपके मोबाइल में चला जाएगा, नहीं डालोगे तो आप जितना भी 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज था फर्स्ट फेज में, जिस तरीके से लोगों के अकाउंट में गए, दलालों को नहीं जाएंगे, जिस तरीके से अनाज बढ़ता है, सरकार की जो कटौती के साथ राज्यों के तालमेल और आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो माननीय हमारा तो आपसे यही तो निवेदन है कि उनके खाते में डाल दीजिए, सब डिबेट करिएगा, कौन इसमें दलाल आपको कोई बातें मत करिएगा। अरे आप, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप सही बात को सुनने को तैयार नहीं, मैं नहीं कह रहा ना, राजीव गांधी कह रहे थे ना 1 रुपये भेजते हैं 85 पहुंचते हैं, मैंने तो नहीं कहा, ये तो आपके मालूम राजीव गांधी ने कहा। अब आपकी जेबों में डाल दिया जाए, दूर करने का काम कांग्रेस और दलाल पाल दिया जाए, वो नहीं होगा। वो ईमानदारी से स्वीकार आज जनता ने अकल बोला गया है, तो इसलिए बोला गया है कि बिचौलिए दलालगिरी हमारी सरकार पे नहीं दूर किया, हमारी सरकार पर जो हमने किया है, सरकार ने की शुरुआत की आधार के थ्रू ठीक है, वक्त की कमी है, वक्त की बहुत कमी है। WHO में धूम जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी आज विश्व प्रतीक बने हैं, क्या ये नहीं है कोरोना जैसी महामारी में ठीक है, लिखा गया है? ठीक है, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी। तो जिस तरह से लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मजदूरों को लेकर और कोरोना के संक्रमण को लेकर, हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि हर दिन आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक राहत वाली बात यह है कि हालत मरीजों की वो ठीक भी होती जा रही है, तस्वीर सामने बदलती भी जा रही है। लेकिन हर रोज जब आंकड़े उछाल मारते हैं, जब आज 6,500 का आंकड़ा पार कर गया कोरोना प्रतिदिन 24 घंटे का, तो ऐसे में एक हैरान कर देने वाली बात है। इन सब के बीच में मजदूरों की तस्वीर भी हैरान कर देने वाली सामने आती है। लेकिन ऐसे में सरकार को आवश्यकता है कि ऐसे मजदूरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए एक नीति बनाए, उन्हें ठीक सही सलामत घर तक पहुंचाए। तमाम प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में तस्वीर जब सामने आती है तो सरकार की नाकामयाबी भी कहीं ना कहीं सामने आती है। तो ऐसे में अब आवश्यकता है कि सरकार नीतियां बनाए और उन नीतियों पर अमल करे, ताकि ऐसे मजदूरों, ऐसे गरीबों का ठीक से उन्हें घर तक पहुंच सके, उन्हें 2 वक्त की रोजी रोटी ठीक से मिल सके। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। AP न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।